नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। डरी हुई सरकार और क्या बंद काम कर सकती है? सिर्फ चैनल बंद करा सकती है, 4PM का फेसबुक अकाउंट बंद करा सकती है, लेकिन इससे क्या लोकतंत्र बचेगा या लोकतंत्र कमजोर होगा? आपकी जिम्मेदारी है लोकतंत्र को बचाने के लिए। अभय दुबे जी से मैंने इस संबंध में बहुत शानदार बातचीत की है। चलते हैं सीधा अभय दुबे जी के पास। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। खबरों की बातचीत शुरू करूं उससे पहले मजेदार बात यह है कि मेरी और आपकी शर्टें बिल्कुल एक जैसी हैं। मेरा और आपका रंग एक जैसा लग रहा है, मुझे देख के बड़ा अच्छा सा लगा। तो मैं इसकी शुरुआत आज की करना चाहूंगा कि सरकार, पहली बार मुझे लग रहा है कि आप कहते थे हमेशा कि सरकार बहुत डरी हुई है। मुझे लगा कि इतनी नहीं डरी होगी, लेकिन अभय जी मैं हैरान हूँ। पहले 4PM का नेशनल चैनल बंद किया गया, फिर हमारी एंकर है फिजा, उसकी इंस्टाग्राम रील जिसमें उसने कहा कि भाई बॉस सरकार ने चैनल बंद क्यों किया 4PM। लाखों लोगों ने देखा उस एंकर की उस रील को भी सरकार ने ब्लॉक करा दिया। और आज सुबह उन्होंने हमारा 4PM का फेसबुक पेज बंद करा दिया। फिर पता चला कि देश भर में ऐसे कई सारे ट्विटर अकाउंट हैं जो ब्लॉक कर दिए गए। यानी बंगाल का चुनाव सामने है, असम का चुनाव सामने, ये दो चुनाव खास महत्वपूर्ण है। सरकार इस चुनाव से पहले सोशल मीडिया से इतनी डरी हुई है कि बड़ी संख्या में ट्विटर बंद, फेसबुक बंद और यूट्यूब में हमारी बात। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस के फायर प्रवक्ता है सुप्रिया शीने जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो उन्होंने ट्वीट किया है वो पढ़कर सुना देता हूं। मुख्य धारा की मीडिया को अपने अधीन करने के बाद अब मोदी सरकार सोशल मीडिया को कब्जा करने की कवायद में जुटी है। ट्विटर पर सरकार से सवाल पूछने वाले, जनता के मुद्दे उठाने वाले अकाउंट्स को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। बीते कुछ समय में कई यूट्यूब चैनल ब्लॉक किए गए, इनमें से 4PM भी शामिल है। इसी कड़ी में एक वाक्य और सामने आया जहां कारवां मैगजीन को सरकार की तरफ से नोटिस भेज दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कारवां ने एक फोटो लगाई थी जिसमें मोदी की तस्वीर के साथ लिखा था हीरो ऑफ हार्ट। मेरे पास भी सोशल मीडिया को लेकर, ये सुप्रिया शीने जी कह रही हैं, मेरे पास भी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर 11 बार नोटिस आ चुका और ये काम अश्विनी वैष्णव के 2 मंत्रालय बेशर्मी के साथ कर रहे हैं। यानी अब सरकार के कुछ बाबू तय करेंगे कि सोशल मीडिया पर कौन से अकाउंट चलेंगे, कौन से नहीं। ये सुप्रिया शीने ने कहा है। मैं व्यक्तिगत ये कहना चाहता हूं और आज इस वीडियो के माध्यम से देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को संबोधित करना चाहता हूं। ये ठीक है, हम कानूनी प्रक्रिया करेंगे, रिट दायर करेंगे, आपके यहाँ सुनवाई होगी। पहले भी पहलगांव हमले के बाद 4PM पे प्रतिबंधित किया था। हम सुप्रीम कोर्ट गए, कपिल सिब्बल जी, हैदर जी तला साहब ने रिट दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत हमें न्याय दिया। लेकिन मैं आज देश के राष्ट्रपति से और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये सीधा संबोधित करके कहना चाहता हूं कि आपको पता है कि आखिर इस तरह से एक जर्नलिस्ट का पहले अकाउंट बंद करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के बाद खोलते हैं, 8 महीने बाद मेरा फिर चैनल अकाउंट बंद करते हैं। अकाउंट बंद होता है, मेरे यहाँ 70-80 लोग काम करते हैं, सबके सामने सैलरी का संकट खड़ा होता है। नेचुरली आपने तो मेरी सब तरह की जांचें करा ली, इनकम टैक्स करा ली, ईडी करा ली, ईओडब्ल्यू करा दी, कोई मेरे पास अवैध संपत्ति नहीं। तो आप चैनल बंद करके हमारे सारे कर्मचारियों का एक तरह से उनके जीवन पे, उनके कैरियर पे परेशानी पैदा कर रहे हैं कि सैलरी कहां से है। फिर आप मेरे एंकर का रील प्रतिबंधित करते हैं और आज हमारा फेसबुक अकाउंट प्रतिबंधित कर देते हैं। तो राष्ट्रपति जी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह खुद समझना चाहिए कि देश भर में अगर इस तरह लोकतंत्र की खुलेआम हत्या की जा रही है, तमाम ट्विटर अकाउंट्स को बंद कर दिया जा रहा है, ऐसा तो इमरजेंसी में, आपातकाल में भी हुआ होगा। शायद आप तो जेल गए हैं आपातकाल में, देखा होगा। क्या माना जाए कि देश में ये फिर एक बार आपातकाल जैसी तैयारी है? अब अगला चरण क्या करेंगे? क्या मुझे बंद करेंगे, मुझे FIR कराएंगे, हमला कराएंगे, क्या कराएंगे? और मैं अब अपनी सुरक्षा की गुहार के लिए क्या करूं? क्या मैं अंतरराष्ट्रीय संगठनों को लिख के भेजूं? मैं दुनिया को बताऊं कि भारत में अब पत्रकारिता कितने खतरे में आ गई है? सरकार मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मैं बिल्कुल अपने देश की बात बाहर नहीं करना चाहता, लेकिन सरकार बाध्य कर रही है। अगर मेरा अकाउंट 24 घंटे में नहीं खोला गया, मैं दुनिया के तमाम ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन को लिखूंगा, तमाम दुनिया के बड़े बड़े अखबारों को लिखूंगा और बताऊंगा कि भारत में पत्रकारिता का स्तर क्या है। और खास तौर से मैं सारे उन इंटेलेक्चुअल से, उन अपोजिशन पार्टी से, उन कवियों से, लेखकों से ये डिमांड करूंगा कि बात मेरी नहीं है, बात इस सिस्टम को बचाने की है, बात लोकतंत्र को बचाने की है। और अभय जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह सुप्रिया शीने जी ने भी उदाहरण दिया, क्या इस देश की डेमोक्रेसी को वास्तव में खतरा हो रहा है? और हो रहा है तो अभी कैसे रोका जा सकता है? देखिए, सुप्रिया जी ने अपने जो अपनी पोस्ट में जो लिखा है उससे पूरी तरीके से सहमत होते हुए
मैं उसी के संदर्भ में, उसी के रोशनी में एक परिप्रेक्ष्य इस बारे में पेश करना चाहता हूँ। आपने इमरजेंसी का ज़िक्र किया, मेरे जेल जाने का भी ज़िक्र किया और आजकल जो हो रहा है उसकी भी आपने भूमिका में बहुत ही डिटेल में बताया। देखिए, आपातकाल इस देश में जो लगा था वो घोषणा पूर्वक लगा था। वो एक ऐलान किया गया था। वो एक संविधान के प्रावधान का इस्तेमाल करके इस देश में आपातकाल लगा था। उस आपातकाल को लगाया जा सकता था और उस आपातकाल को उठाया जा सकता था। एक दिन उस आपातकाल को 27 महीने बाद उठा लिया गया। आप समझ रहे हैं ना? आपातकाल वो कोई चोरी छिपे चलने वाली प्रक्रिया नहीं थी। आपातकाल दबे पांव नहीं आया था। आपातकाल इंदिरा गांधी ने घोषणा पूर्वक लगाया था और एक दिन घोषणा पूर्वक उस आपातकाल को उन्होंने हटा लिया और देश में राजनीतिक प्रक्रिया की दोबारा शुरुआत कर दी। हम लोग जो जेलों में थे उनको जमानतें मिलनी शुरू हो गई, हम लोग जेलों से छूट गए हैं। आजकल जो हो रहा है वो घोषणा पूर्वक नहीं हो रहा है। आजकल जिस तरह का उस आपातकाल में जो तत्कालीन जनसंघ के सदस्य थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक सदस्य थे, उनके ऊपर भी आपातकाल लगा था, उनको भी जेलों में डाला गया था। वो भी 19 महीने तक जेल में रहे थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि आजकल जो हो रहा है वो एक नई किस्म की तिकड़म है, नई किस्म की तरकीब है। उस तरकीब को कुछ लोग कहते हैं कि अघोषित आपातकाल वगैरह है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा कुछ अलग तरह की कोई चीज है जिसको कोई एक नाम देना मुश्किल है। इसमें दमन चक्र जो है बहुत तरीके से चलाया जा रहा है। ये विभिन्न दमन की विभिन्न खुफिया किस्म की खुफिया और आदर्श दमन की तरकीबें हैं। अब जैसे कि आपके चैनल को पिछली बार बंद किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये दौरान, और उसके बाद जब जैसी अदालत में आपकी सुनवाई होने वाली थी उसकी एक दिन पहले उसको खोल दिया गया। तो अदालत में उनके बंद की परीक्षा नहीं हो पाई। अब आप देखिए, सोनम वांगचुक को इन्होंने पकड़ के एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में जेल में डाला। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करने वाला था, जांच करने वाला था, उसके तुरंत पहले उन्होंने सोनम वांगचुक के ऊपर से एनएसए हटा लिया। आप सोचिए, उन्होंने आपका चैनल बंद किया इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट में उसको कसौटी पे कसा जा सकता है, तो उन्होंने उसको कसौटी पे भी नहीं कसने दिया। उसको आपको धमकी भी दे दी, आपको थोड़ा परेशान और त्रस्त भी कर दिया और सब सोशल मीडिया को एक तरह का मैसेज भी पहुंचा दिया उसके जरिए, और उसको हटा भी लिया। इसी तरीके से सोनम वांगचुक को 6 महीने जेल में भी डाले रखे, लेकिन जब उनके ऊपर लगे एनएसए की जांच पड़ताल की न्यायिक कसौटी पे उसको कसा जाना था, उससे ठीक पहले उन्होंने उसको हटा लिया और सोनम वांगचुक को फटाफट उन्होंने रिहा भी कर दिया। अच्छा, अब आप देखिए, अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, झारखंड के मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन को और न जाने कितने लोगों को पीएमएलए का इस्तेमाल करके जेलों में रखा गया लगातार। अंततः अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे वो आरोप निचली अदालत से खारिज हो गए। आरोपी नहीं बने, मुकदमा चलाने काबिल नहीं समझा गया, लेकिन इन लोगों को लंबे लंबे अरसे तक जेलों में डाल के रखा गया। और अब सीबीआई इस प्रकार की एक्टिंग करते हुए नजर आ रही है कि हम इसके खिलाफ अदालत में जा रहे हैं। अदालत में जाने का केवल मकसद ये था कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, जांच अधिकारी था, उसके खिलाफ जो स्ट्रिक्चर्स पास हुए थे, उसके खिलाफ जो कार्रवाई करने वाली बात थी, उसको बचाना था केवल। इसके लिए वो लोग अदालत में गए, इसके अलावा उन्होंने और कुछ भी नहीं किया। अच्छा, अब आप सोचिए कि ये जो दमन चक्र है, दमन निश्चित रूप से है। चैनल बंद किए जा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लोगों के ऊपर रासुका लगाया जा रहा है, लोगों को पीएमएलए के अंदर जमानत नहीं मिलने दी जा रही है। ये सारे के सारे काम हो रहे हैं लगातार, छापे लगातार पड़ रहे हैं, मुकदमा लिख लिया जाता है, फिर उसको हवा में लटका दिया जाता है मुकदमे को, जब जरूरत पड़ती है तब उसको अचानक निकाल के ले आते हैं। ये सारा काम चल रहा है, दमन भी चल रहा है और कुछ इस तरीके से चल रहा है ताकि आप उनका हाथ ना पकड़ सकें। वो हमेशा कहेंगे हमने कोई दमन नहीं किया, कानून अपना काम कर रहा है, हमने जब जरूरी समझा तो हमने किया।
कुछ ऐसा काम चल रहा है, कुछ ये पूरा तरीका ऐसा है जिसको अभी ठीक से परिभाषित नहीं किया जा सकता। आप देखिए ये पूरा प्रपंच फैलाया गया, ये पूरी तिकड़म जो है, ये बहुत ही तिकड़मी किस्म का दमन है। दमन निश्चित रूप से है, लेकिन इसकी जो तिकड़म है उसको पकड़ पाना, उसकी उंगली रख पाना, उसको एक नाम दे पाना, उसको एक तरह से परिभाषित कर पाना, ये अभी तक हम लोगों के लिए मुमकिन नहीं हो पाया है। इस बात की बहुत संभावना है कि जब आप फिर से दोबारा अदालत में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट तक बात जाएगी, उसको अचानक फिर से आप विड्रॉ कर लेंगे, पर आप क्या कर लेंगे? आप क्या कहेंगे? नहीं हमारे ऊपर दमन जारी रखो, हमारे चैनल को फिर से आप बंद करो। आप नहीं कहेंगे, आप तुरंत अपने काम में लग जाएंगे, फिर मौका निकाल के ये आपके ऊपर कोई दूसरे किस्म का हमला करेंगे। पिछली बार आपने क्या किया था? जैसे ही आपका चैनल बंद हुआ, आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए सीधे। इस बार आप दूसरे तरीके से उसकी वो आपकी रणनीति को समझ गए कि आपका तरीका क्या है। हाँ, ठीक बात है। हाँ, तो अब उन्होंने आपका फेसबुक का पेज बंद कर दिया। तो ये, और आपकी एक जो साथी थी उसका वीडियो उन्होंने हटा दिया। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये पूरी प्रक्रिया जो है, इस पूरी प्रक्रिया को समझना काफी मुश्किल है। ये बहुत ही चालाकीपूर्ण तरीके से चलाई जा रही है। इसके अंदर बहुत तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अंदर वो बात सोची जा रही है जिसका हम लोग अंदाजा भी अभी नहीं लगा पा रहे हैं। मतलब ये इस तरह की परिस्थिति है। मतलब वो इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था, उसको परिभाषित करना, उसके ऊपर उंगली रखना, उसके खिलाफ संघर्ष करना आसान था और किया भी गया, कामयाबी के साथ किया गया। उसको लगाया गया, उसको उठा लिया गया। ये एक ऐसा दमन है जिसको न कभी वो मानेंगे कि इसको शुरू किया गया और न कभी इसको खत्म किया गया, ये मानेंगे। ये बहुत ही इस प्रकार की चालाकीपूर्ण गतिविधि ये की जा रही है। अब आइए आप निदान क्या है इसका, कैसे खत्म होगा ये? नहीं, उसको देखिए धीरे धीरे करके हम लोगों, जब समझ की समस्या है तो उसको समझा जाएगा उसको, है कि नहीं। अब आइए सोशल मीडिया के ऊपर। सरकार 2024 के चुनाव से ही सोशल मीडिया से परेशान है। सरकार ने ये देखा, सरकार ने मतलब भाजपा ने देखा कि 2024 की जब चुनावी मुहिम चल रही थी या उससे पहले उसका माहौल जब बन रहा था, तो उसने देखा कि सरकार की आलोचना करने वाले जो प्लेटफॉर्म है उनकी सब्सक्राइबरशिप तेजी से बढ़ रही है। मेरा मानना है कि 4PM की सब्सक्राइबरशिप इन दोनों बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी। मुझे याद पड़ता है करोड़, हाँ बिल्कुल, हजारों रोज बढ़ रहे थे। हाँ, हर महीने 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख बढ़ जाते थे आपके। एक महीने में 3-3 लाख सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे और 1-1 करोड़ व्यू रोज आ रहे थे, 1 करोड़ व्यू रोज थे। हाँ, तो ये जो स्थिति थी ना, ये स्थिति सरकार सोच में पड़ गई कि भाई इसका क्या किया जाए। और जो सरकार समर्थक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, उनकी भी सब्सक्राइबरशिप बढ़ रही थी, लेकिन इतनी रफ्तार से नहीं बढ़ रही थी, थोड़ी बहुत बढ़ रही थी। बिल्कुल स्पष्ट था कि जो आलोचक हैं, आलोचकों को जनता की तरफ से, व्यूअर्स की तरफ से, दर्शकों की तरफ से काफी उछाल मिल रहा है। जो प्रशंसक हैं उनको ज्यादा कुछ खास वो लोग लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, ये स्थिति थी। उस दिन के बाद से सरकार के दिमाग में है कि भाई सोशल मीडिया से कैसे निपटें। सोशल मीडिया को कैसे प्रतिबंधित कर देने का मतलब कुछ और होगा। प्रतिबंधित करना निपटना नहीं है। प्रतिबंध तो एक तरह की जेल है। मतलब सोशल मीडिया को आपने कारागार में डाल दिया, हथकड़ी बेड़ी लगा के जेल में डाल दिया उन्होंने। इस बात से डरते भी हैं कि लोग सड़कों पे ना आ जाए, कहीं कि एक बड़ा जन आंदोलन ना हो जाए शांति। हमेशा जब सोशल मीडिया को प्रतिबंधित किया जाता है तो उसके विस्फोट होते हैं। जब आप बोतल के ऊपर बहुत ताकत से कॉर्क लगाते हैं तो एक दिन वो कॉर्क फट के निकल जाती है। मैं संजय जी कहना ये चाहता हूं कि ये जो दमन की प्रक्रिया है, ये दमन की प्रक्रिया खास तौर से ये तिकड़म बीजेपी द्वारा ईजाद की गई तिकड़म है और इसका श्रेय हमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन लोगों को देना पड़ेगा कि इन लोगों ने तिकड़म का ऐसा चक्रव्यूह बनाया है इसके अंदर, जिसमें जब चाहते हैं उसमें हम लोगों में से किसी को अभिमन्यु बना के उसमें फांस देते हैं इसके अंदर। तो मेरा ही नंबर क्यों लग जाता है हर बार? आपका प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा है, हम तो कह चुके हैं आपसे। आपके जरिए ही वो चेतावनी दे सकते हैं सबको। क्योंकि छोटे मोटे चैनल के पीछे पड़ के कोई चेतावनी थोड़ा जाएगी, उसकी तरफ तो कोई ध्यान भी नहीं देंगे। जब आपकी तरफ बात आती है तभी वो चेतावनी बनती है उसकी।
मुझे तो लगता है कि आपके जरिए वो सोशल मीडिया को चेतावनी देते हैं। आपने खुद ही देखा है, जैसे आपने मुझे बताया कि जिन वीडियोस के बहाने आपके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बताया गया, वो वीडियो में तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, वो तो बहुत पुराने हैं और कोई मतलब ही नहीं है उसका। इसका अबे जी मतलब ये आप वो जानते हैं, अबे जी वो अभी जानते अबे हैं कि जी मैं अदालत आपकी में जब उन वीडियोस की जांच होगी, वीडियो की जांच होगी तो जज इनका जो प्रतिबंध है उसको उधेड़ के फेंक देगा। अबे जी मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं 2 साल से लगभग आपके संग रोज शो कर रहा हूँ। आपको मैं एबीपी पे लगातार सुनता, पूरा देश सुनता है। आज तक मैंने एक शब्द आपके मुंह से नहीं देखा जो निकला हो, जो अमर्यादित हो, असंसदीय हो, या जो देश के खिलाफ हो। अब जो प्रतिबंधित किए गए वीडियो, उसमें आपको मेरी बातचीत भी है। हम ऐसा क्या बोलते हैं जिसको देश के विरोध हो जाए? बताइए। वो तो कुछ भी कर देंगे। जैसे भाई जब एक छोटा सा प्लेटफॉर्म मैं भी चलाता हूँ, उसको उसके ऊपर बीजेपी वालों ने कम्युनिटी स्ट्राइक्स करवाए। मेरे ख्याल आज इस विषय पर चर्चा कर ही लिया है, अच्छा ही है, मतलब जो है हाँ, उसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल। कम्युनिटी स्ट्राइक करवाए। तो कम्युनिटी स्ट्राइक करने में जिन बातों का हवाला दिया जाता था, तो वो वीडियो थे जो बहुत दिन पहले चल के खत्म हो गए। हाँ, हाँ। उसका जो मोनेटाइजेशन, जो आर्थिक लाभ मिलना था, वो भी हमें मिल चुका है। लोग उन वीडियोस को भूल भी चुके हैं। हमें भी उस वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने कहा भाई हटा दीजिए, या उन्होंने हटा दिया, हटा दीजिए, हम पे उसको कोई असर ही नहीं पड़ा। लेकिन कम्युनिटी स्ट्राइक उन्होंने एक के बाद एक दिन में 2 बार कम्युनिटी स्ट्राइक की, और हम जानते हैं तीसरी कम्युनिटी स्ट्राइक में चैनल बंद हो जाता है। तो इसका असर ये हुआ कि हमें अपने उस चैनल को बिल्कुल ढीला कर देना पड़ा। हमने उसके ऊपर वीडियो डालने, सामग्री डालने ही बंद कर दी। वो यही चाहते हैं वो लोग। हाँ, और उस वक्त का हम इंतजार करते रहे जब तक कि वो अवधि खत्म हो जाए, ताकि हमारे ऊपर से वो जोके मट जाए, तीसरी स्ट्राइक वाला। इस बीच में हमने कानूनी कार्रवाई भी की, वो सब हाँ, भी किया। हैदर भाई ने नोटिस हाँ, दिया था, आप वो तो जानते ही हैं, आप ही ने राय दी थी। हाँ, तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये लोग, हमारा चैनल तो बहुत छोटा है, किसी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, हम तो बिल्कुल शुरुआती दौर है, बिल्कुल एकदम। लेकिन आपका चैनल बहुत बड़ा बन चुका है। मैं हमेशा कहता हूं आपने एक बिजनेस मॉडल बना लिया है अपना, बहुत बड़ा बन गया। उसका एक खास तरह का प्रभाव है, भारत में देखा जाता है, विदेश में देखा जाता है। तो आपके खिलाफ जब वो कार्रवाई करते हैं, तो पूरे के पूरे जो सोशल मीडिया की दुनिया है, उस दुनिया में उसकी हलचल मचती है, और लोगों को लगता है कि जैसे वो वार्निंग रिले कर रहे हो। एक जगह है, वहां से सब जगह वो वार्निंग रिले कर रहे हैं, वार्निंग की किरणें जो है ना, सब जगह फेंक रहे हैं। ये है बात। अच्छा, ये जो अपोजिशन है, ये कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बसपा है, या जो भी पार्टी अपोजिशन की है, इन लोगों को क्या करना चाहिए डेमोक्रेसी बचाने के लिए? इस तरह अगर सब आवाजों को बंद किया जाएगा, तो इंडिया गठबंधन की मैं खास तौर से बात करूंगा, या कि आम आदमी पार्टी की बात करूंगा, इन लोगों को क्या करना चाहिए? इनकी बात को करेंगे? देखिए, सोशल मीडिया के खिलाफ अगर सरकार दमन चक्र चलाती है इसी तरीके से, जो चला ही रही है, तो विपक्ष को इस मामले को संसद में उठाना चाहिए। उससे भी क्या होगा? इस मामले को समझाना चाहिए। अब ऐसे आपका ही मसला है, ये मसला संसद में उठना चाहिए। ये भी बताना चाहिए कि भाई आप राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे चैनल बंद कर देते हैं, यूट्यूब को लिख के भेजते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे चैनल को बंद कर दिया जाए। जो यूट्यूब इंडिया है, वो आप उसकी बात मान के बंद कर देती है चैनल। फिर सुप्रीम कोर्ट में जब आप बंदा जाता है चैनल चलाने वाला, तो आप उसके एक दिन पहले चैनल खोल देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? आपने सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, आप सदन में जवाब दीजिए इसका। भाई किस आधार पे आपने चैनल बंद किया था, और किस आधार अचानक आपकी वो आपत्तियां कहां चली गई? आपने उस चैनल को खोल दिया। हाँ, सारी चीजें तो वही थी, और फिर अचानक खोल दिया क्या चैनल? एक बार केस हो चुका है, इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। उसके बाद में सदन में ये मामला उठना चाहिए। अच्छा, दूसरे, ये जो पूरा फर्जीवाड़ा है कि आप 10,000 फेक आईडीज बना के, बीजेपी का आईटी सेल जो है वो कम्युनिटी स्ट्राइक कर देता है। तो ये जो पूरी स्थिति है ना, इस पूरी स्थिति के बारे में चर्चा होनी चाहिए कि ये सब दमन के बहुतेरे तरीके हैं। सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये विधि अभी तक सरकार ने खोज नहीं पाई है। मेरे ख्याल से सरकार इन तमाम प्रयोगों के जरिए उस विधि की तलाश करना चाहती है, जिससे वो सोशल मीडिया को नियंत्रित कर सके, भयभीत कर सके। बिल्कुल ठीक बात है सर, और ये बात सबको सुननी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र बचाना सबकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया, मुझसे बातचीत की। थैंक यू।
ये थे अभय द्विवेदी, और अभय द्विवेदी की बात लोकतंत्र को बचाने के लिए कितनी जरूरी है ये बात आप समझ सकते हैं। लोकतंत्र बचता है तभी कोई देश स्वस्थ रह सकता है, खुश रह सकता है। भारत में जिस तरह के आपातकाल लगाने की तैयारी चल रही है उसमें आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।